So before starting with another chapter, I have a question. जब प्राइस फिक्स्ड हो और कंट्रोल फर्म के हाथ में ना हो, तब प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होता है? सो इसका आंसर आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सो फर्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट रन कॉस्ट मीनिंग. सो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होता है, यूजुअली कैपिटल, और बाकी फैक्टर जैसे लेबर वेरिएबल होते हैं. इस फिक्स्ड फैक्टर की वजह से शॉर्ट रन में कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट. So short run is a period in which at least one factor of production is fixed, that is usually capital, and other factors like labor are variable. So our next topic is cost in the short run. फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, चाहे आउटपुट जीरो हो या ज्यादा हो, ये कॉस्ट सेम रहती है. सो फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, दे रिमेन कांस्टेंट इवन इफ द आउटपुट इज जीरो. इवन हम आउटपुट जीरो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी फिक्स कॉस्ट हमारी सेम ही रहेगी. such an example of rent of the factory, salary of the permanent staff, insurance. So total fixed cost जो है वो independent होती है आउटपुट लेवल की. अगर हम यहाँ पे अपना टोटल फिक्स कॉस्ट देखें, वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट, चाहे वो जीरो भी है तब भी हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम है. सो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा टोटल फिक्स कॉस्ट का, जहां हर लेवल ऑफ आउटपुट पर हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है. उसके बाद आते हैं हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर. एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. जैसे हमने यहाँ निकाली है 100 डिवाइडेड बाय 0, दिस इज नथिंग, 0. 100 डिवाइडेड बाय 1 इज 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50, 100 डिवाइडेड बाय 3 इज 33. दिस इज हाउ वी हैव फाइंडेड द एवरेज फिक्स कॉस्ट. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअसली फॉल करती है. अगर हम यहाँ देखें तो हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कंटिन्यूअसली फॉल हो रही है. 100 to 50, 50 to 33, 33 to 25 and then 25 to 20, क्योंकि सेम फिक्स कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स पर स्प्रेड हो जाती है. सो एएफसी कर्व जो है वो हमारा कुछ ऐसा दिखने लग जाता है. उसके बाद ये कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता, जैसे यहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है. So we have already covered the average fixed cost previous slide. So average fixed cost is total fixed cost divided by quantity. This is the formula for AFC, and AFC falls continuously as the output increases, and this happens because the fixed cost जो है हमारी वो spread हो जाती है over the more units, और जो इसकी shape होती है वो rectangular hyperbola होती है और ये कभी भी x और y axis को touch नहीं करती. So coming next to the variable cost, जिसे हम TVC भी बोलते हैं, total वेरिएबल कॉस्ट. सो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के साथ चेंज होती है. फिक्स कॉस्ट थी जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, वो हर लेवल पे कांस्टेंट रहती है. बट वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के साथ चेंज होती है. आउटपुट बढ़ने पर टीवीसी जो है वो इंक्रीज होती है हमारी. सो वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द आउटपुट. सो टीवीसी इंक्रीजेस एज द आउटपुट इंक्रीजेस. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा. For example, wages of labor, raw material, power charges, these all are initially TVC जो है slowly rise करती है, लेकिन बाद में law of diminishing returns की वजह से ये increasing rate से rise करने लगती है. So reasons क्या है इसकी shape के? Initially तो ये rise करेगी, later rises at the increasing rate due to the law of diminishing returns. So next coming to graph, इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर जब आउटपुट इंक्रीज होता है. सो दिस ग्राफ इज शोइंग दैट एक्स एक्सिस पे हमारे यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैं और वाई एक्सिस पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, और ये जो रेड कर्व दिख रहा है वो हमारा टीवीसी रिप्रेजेंट कर रहा है. सो नाउ कमिंग टू द टेबल, यहाँ पर हमें दो टेक्निक्स गिवन है, ए और बी एट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, 2 यूनिट ऑफ आउटपुट एंड 3 यूनिट ऑफ आउटपुट. तो ये दो टेक्निक्स हमें गिवन है जिसमें डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन हमें गिवन है फॉर कैपिटल एंड लेबर. और जो प्राइस ऑफ कैपिटल है वो हमें 2 दे रखा है और जो प्राइस ऑफ लेबर है वो हमें 1 गिवन है. और टीवी से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल इंटू प्राइस ऑफ कैपिटल प्लस लेबर इंटू प्राइस ऑफ लेबर.
सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 10 into प्राइस ऑफ कैपिटल दैट इज 2, देन 7 into प्राइस ऑफ लेबर दैट इज 1. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट इज कमिंग एज 27 फॉर ए एंड फॉर बी इट इज कमिंग एज 20. सो फर्म जो है वो हर आउटपुट लेवल पर वो टेक्निक चूज करती है जिसका जो टीवीसी है वो मिनिमम हो. अगर हम 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पर देखें, हमें दो टेक्निक्स गिवन थी ए और बी, और अगर हम इन दोनों में से देखें दैट इज 27 और 20, अगर हम इन दोनों में से देखें तो जो मिनिमम है जो कि है हमारी 20. So 20 is the minimum, so firm will choose 20 here. That is represented on the graph also. Then coming to the 2 units of output, यहाँ पर भी हमें दो टेक्निक्स गिवन थी और जब हमने इसको सॉल्व किया, वन इज कमिंग 40 एंड अनदर इज कमिंग 38. तो यहाँ पर 38 जो है वो मिनिमम है. सो फर्म विल यूज 38. सो नेक्स्ट इज शोइंग हियर 38. देन हम आते हैं 3 यूनिट ऑफ आउटपुट पर. सो नाउ 3 यूनिट ऑफ आउटपुट पर भी हमें दो टेक्निक्स गिवन थी और जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर एक आया 50 से, दूसरा आया 58, और यहाँ पर जो हमारी 53 थी वो मिनिमम थी, तो हमने यहाँ पर थर्ड लिया 53. और 1, 2 और 3 लेवल ऑफ आउटपुट पर इट इज शोइंग द TVC curve. So this is about the variable cost. So next is graph of TVC and MC. TVC is total variable cost, MC is marginal cost. तो x एक्सिस पर जो है हमारा आउटपुट गिवन है और y एक्सिस पर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट गिवन है. सो पहले अगर हम TVC कर्व की बात करते हैं, सो ये पहले इनिशियली इंक्रीज करेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. उसके बाद फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, देन इट इंक्रीजेस. पहले TVC इंक्रीज करेगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन इट इंक्रीजेज एट दी इंक्रीजिंग रेट. उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट पर आते हैं, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फॉल करती है, उसके बाद वो अपने मिनिमम पॉइंट पर आती है, उसके बाद वो शार्पली राइज करती है. सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, उसके बाद वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पहले इनिशियली फॉल करती है, उसके बाद वो अपने मिनिमम पॉइंट पर आती है और लास्ट में वो शार्पली इंक्रीज करती है. So next is graph of AVC and MC. AVC is average variable cost and MC is marginal cost. तो हमने अभी पीछे देखा था marginal cost जो है वो पहले फॉल करती है इनिशियली, देन वो अपने मिनिमम पॉइंट पर आती है और उसके बाद शार्पली जो है वो इंक्रीज करती है. उसके बाद आते हैं हम अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर. सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी, उसको अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो निकलती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. और एवीसी का जो कर्व होता है वो यू शेप्ड होता है, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, ये यू शेप्ड एबीसी कर्व है, और जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करती है एबीसी को एट इट्स लोएस्ट पॉइंट. तो जहां पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट कर रही है एबीसी को, यूजिंग अनदर कलर, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एबीसी को कट कर रही है, ये मिनिमम पॉइंट है एबीसी का. याद रखना एबीसी कर्व जो है वो यू शेप्ड होती है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व एबीसी को उसके लोएस्ट पॉइंट पर कट करती है. इस रूल को एग्जाम में भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट वो होती है जो हमारी हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी कांस्टेंट है, दैट इज 100. और जो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करने पर हमारी टोटल कॉस्ट आती है. और टीसी का कर्व जो है वो सेम होता है जैसे हमने पीछे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का देखा था. बस फर्क इतना होता है, जो हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होगा. टोटल फिक्स कॉस्ट से हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व स्टार्ट होगा, और जो हमारा टीवीसी है वो हमारा ओरिजिन से स्टार्ट करेगा. सो टीसी स्टार्ट्स फ्रॉम द टीएफसी नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, बट टीवीसी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन. टीएफसी इज कांस्टेंट एंड टीसी स्टार्ट्स फ्रॉम द टोटल फिक्स कॉस्ट. सो नेक्स्ट इज आवर एवरेज टोटल कॉस्ट. सो एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट आउटपुट पर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है. और अगर इसके हम फॉर्मूले पे आए तो एटीसी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. और क्योंकि टोटल कॉस्ट होती है हमारी इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, इसलिए इसको हम एटीसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी भी लिख सकते हैं. एंड नेक्स्ट कमिंग टू द ग्राफ, वाई एक्सिस पर हमें कॉस्ट पर यूनिट गिवन है और एक्स एक्सिस पर हमें यूनिट्स ऑफ आउटपुट गिवन है.
सो इस ग्राफ में हमें 3 कर्व्स देखने को मिल रहे हैं. फर्स्ट इज AFC, सेकंड इज AVC एंड ATC. सो AFC जो है वो हमारी नीचे वाली कर्व है, AVC जो है हमारी ये ऊपर, और ATC जो है वो हमारी सबसे ऊपर वाली यू शेप्ड कर्व दिखा रहा है. सो ATC जो है वो यू शेप्ड क्यों होती है? सो इनिशियली ATC जो है वो गिरती है. एज यू कैन सी इनिशियली ATC जो है वो गिर रही है. शुरू में आउटपुट बढ़ता है और AFC कंटिन्यूअसली फॉल होती है क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है. सो AVC जो है वो थोड़ी स्टेबल होती है. यहाँ पर देख भी सकते हैं AVC जो है वो हमारी स्टेबल है, इसलिए ATC भी फॉल करती है. ड्यू टू AVC हमारी ATC भी फॉल करती है, यानी फिक्स कॉस्ट का बर्डन जो है वो कम हो रहा होता है. और अगर हम लेटर देखें तो ATC जो है वो बढ़ने लगती है. यहाँ पर देख सकते हो ATC जो है वो हमारी बढ़ने लगती है लेटर स्टेज में. आगे जाकर जो हमारी AVC है वो शार्पली राइज करना शुरू कर देती है. रीजन हो सकता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जहां पर ओवर यूज हो जाए वेरिएबल फैक्टर्स का, इनएफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है. सो AVC का राइज जो है वो AFC के फॉल को डोमिनेट कर लेता है, इसलिए ATC भी राइज करने लगती है. अब अगर हम मिनिमम पॉइंट ऑफ ATC की बात करें, सो ग्राफ में जो लोएस्ट पॉइंट है ATC कर्व का वही मिनिमम ATC होता है, जो यहाँ पर हमें दिख रहा है. ये फर्म का मोस्ट एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट होता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ ATC. अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व ATC को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करती है. मार्जिनल कॉस्ट कर्व ATC को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करती है. रिमेंबर दिस फॉर द एग्जाम पॉइंट. और अगर हम नीचे बात करें बॉटम वाले ग्राफ की, तो यहाँ पर AFC जो है वो हमारा ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कभी जीरो नहीं होता. ये रिमेंबर कभी जीरो नहीं होता, और आउटपुट बढ़ने पर फिक्स कॉस्ट स्प्रेड होती जाती है. सो ATC जो है हमारी वो यू शेप होती है और इनिशियली वो फॉल करती है ड्यू टू द फॉलिंग AFC, लेटर राइजेस ड्यू टू द राइजिंग AVC. सो ATC पर यूनिट टोटल कॉस्ट होती है जो शुरू में AFC के गिरने से कम होती है और बाद में AVC के बढ़ने से इंक्रीज करती है, इसलिए ATC जो है हमारी वो यू शेप्ड होती है. नेक्स्ट इज आउटपुट डिसीजंस, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट. सो फर्म का मेन एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और प्रॉफिट का फॉर्मूला इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. फर्म्स एम टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. फर्म वही आउटपुट लेवल चूज करती है जहां जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होता है, यानी जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू हो. सो दिस इज द आउटपुट डिसीजन फॉर रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट. प्रॉफिट जहां पर उनका मेन एम है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना. दूसरा, प्रॉफिट का फॉर्मूला इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और फर्म्स जो है वो वही आउटपुट लेवल चूज करेंगी जहां पर उनका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यानी कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू हो, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होता है. नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की मेन फीचर्स होती हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और दूसरा ये होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, यहाँ पर फ्री एंट्री और एग्जिट है, और यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज होती है टू द कंज्यूमर्स एंड सेलर्स. इस मार्केट में कोई फर्म प्राइस को कंट्रोल नहीं करती. नेक्स्ट इज टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. सो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, where total revenue is represented by TR, price by P and quantity by Q. So total revenue का formula is also written here. Total revenue is equals to P into Q. So total revenue मतलब होता है फर्म को टोटल कितना पैसा मिल रहा है from selling the output. So if we come to the graph for the A market. So यहाँ y axis पर हमें प्राइस पर बुशेस गिवन है, और यहाँ पर नीचे क्वांटिटी ऑफ बुशेस कॉर्न पर ईयर गिवन है. सो अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारा D है डिमांड कर्व वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और जो सप्लाई है वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है. और जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करे, ये वाला पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वही मार्केट प्राइस डिसाइड होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है 5. ये प्राइस मार्केट लेवल पर फिक्स होती है, इसलिए फर्म इसको चेंज नहीं कर सकती. और अगर हम दूसरे ग्राफ के बारे में आए, रिप्रेजेंटेटिव परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, यहाँ पर भी हमें वाई एक्सिस पर प्राइस गिवन है और एक्स एक्सिस पर बुशेस ऑफ कॉर्न पर ईयर गिवन है, और यहाँ पर प्राइस जो है वो 5 है. और अगर हम यहाँ कॉम्पिटिटिव फर्म की बात करें, तो फर्म जो होती है यहाँ पर एक प्राइस टेकर होती है. मार्केट से जो प्राइस आता है, जो यहाँ पर लिखा है 5,
वही फर्म के लिए गिवन प्राइस होती है। और परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है। फर्म जितनी भी क्वांटिटी सेल करे हर यूनिट सेम प्राइस पर बिकती है। तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड का कर्व होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो यहाँ पर प्राइस है वो फिक्स होगा 5 रुपीज। सो टोटल रेवेन्यू का अगर हम बिहेवियर देखें परफेक्ट कंपटीशन में, तो यहाँ पर जो प्राइस है वो कांस्टेंट होगा और जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज तो करेगा लेकिन एक कांस्टेंट रेट पर। उसके बाद आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हुआ। सो परफेक्ट कंपटीशन में हमारा MR इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू प्राइस होता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा यूनिट बेचो तो जो रेवेन्यू है वो एग्जैक्टली प्राइस के बराबर बढ़ेगा। सो परफेक्ट कंपटीशन ने जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए जो फर्म का MR है, AR है और जो प्राइस है वो सब इक्वल होते हैं और टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी के साथ कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करती है। सो नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन इन शॉर्ट रन। सो फर्म का प्रॉफिट तब मैक्सिमम होता है जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का गैप जो है सबसे ज्यादा हो। सो अ फर्म मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट वेयर द difference between the total revenue and total cost is maximum, and condition for the profit maximization is marginal revenue equals to marginal cost. If we come to explanation, if marginal revenue is more than the marginal cost तो और प्रोड्यूस करने से जो है प्रॉफिट बढ़ेगा, more increases the profit, and if marginal revenue is less than marginal cost then to produce करने से प्रॉफिट कम होगा, प्रोड्यूसिंग मोर टू रिड्यूसेस प्रॉफिट। अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से तो वो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, और अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम है मार्जिनल कॉस्ट से तो प्रोड्यूस करने से प्रॉफिट कम होगा। इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट पे। और सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सो इट सेज मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो हमने पीछे देखा, एंड इट इंश्योर्स द मैक्सिमम प्रॉफिट नॉट मिनिमम and under the perfect competition. So marginal revenue equals to average revenue equals to rise. So second condition में marginal curve जो है marginal cost का curve rising होना चाहिए ताकि ये maximum profit हो, minimum ना हो, और perfect competition में marginal revenue equals to average revenue equals to price हो। तो थैंक यू, ये था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का चैप्टर 8। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।